सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का आशय है, मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसका भी संरक्षण पूछा जाए हमेशा याद रखना, ना तो वो चीज नष्ट कर सकते हैं और ना ही उस चीज को हम उत्पन्न कर सकते हैं। संरक्षण का यही नियम है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ना तो ऊर्जा सृजित की जा सकती है और ना ही विनाश यानी उसको नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है, निम्न में से किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। ठीक, न्यूटन से पहले किस व्यक्ति ने ये बात बताई थी कि सभी जो वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? तो हमारे भारत के एक व्यक्ति थे ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने बता दिया था, क्या बता दिया था कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्या होती हैं, पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। ये बात उन्होंने न्यूटन से पहले बताई थी। अब हम लोग न्यूटन न्यूटन गाते हैं, अपने भारतीयों का कोई सम्मान नहीं करते हैं। यहाँ पर जो आइंस्टीन आर्यभट्ट दिए गए हैं, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। शून्य को जोड़ने घटाने से संख्या में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बुद्धगुप्त ने बताया था। ठीक, और अगर डिवाइड कर देते हैं किसी भी संख्या को शून्य से तो इनफाइनाइट हो जाता है। ये बात किसने बताई थी? बुद्धगुप्त ने बताई थी। बराहमिहिर ने भी बहुत सारे दिए थे नियम। गणित से इन्होंने नियम दिया था एलसीएम का, ठीक है, लासा कैसे निकालते हैं ये नियम दिया था। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? अब देखिए वही पीछे वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसमें कहीं भी ऑप्शन आपको वो नहीं मिलेगा जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए इसके ऑप्शन ऊपर दो हैं, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन, जॉन एडम्स। तो देखिएगा आइजैक न्यूटन जो है इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, तो हम इनको मान के चलते हैं। ठीक है, तो आके देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक, वो भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स बेबेज, जो चार्ल्स बेबेज थे वो क्या है, कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने कंप्यूटर का क्या किया था, निर्माण किया था सबसे पहले। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी वाला ऑप्शन सही है, आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है। अगला देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है क्या? भाई वस्तु की मात्रा अगर आप बदल देंगे, जैसे मान लो 1 किलो नमक है, ठीक है, या 1 किलो कोई वस्तु है, ठीक, तो उसका आयतन अब हम आधा किलो ले लें तो आयतन बदलेगा, बिल्कुल बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अच्छा भार भी बदल जाएगा। ठीक, द्रव्यमान भी बदल जाएगा, घनत्व नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? घनत्व। तो याद रखेंगे वस्तु की अगर मात्रा बदल दी जाए तो घनत्व उसका परिवर्तित नहीं होता है। जैसे 1 गिलास पानी लो चाहे 1000 गिलास पानी लो, ठीक, दोनों का घनत्व 1 घन सेंटीमीटर प्रति किलोग्राम ही रहेगा। ठीक है, प्रति किलोग्राम ही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो घनत्व जो है किसी भी वस्तु का नहीं बदलता है अगर उसकी मात्रा में परिवर्तन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए याद रखिए, क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत क्या किया जाता है, अति सूक्ष्म जो कण होते हैं उनकी गति का अध्ययन किया जाता है क्वांटम मैकेनिज्म के। परमाणुवीय भौतिकी के अंतर्गत जो एटम होता है, परमाणु होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, घर्षण एवं स्नेहकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखेंगे ये जो ट्राइबोलॉजी है, ट्राइबोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, घर्षण व स्नेहकों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर जो क्रायोजेनिक्स देख रहे हैं, पहला वो होता है क्रायोजेनिक्स, निम्न तापकी का अध्ययन। सेलेनोलॉजी जो आप देख रहे हैं चंद्रमा विज्ञान होता है। हेरोलॉजी जो आप देख रहे हैं वो समय के तापन का विज्ञान, समय मापन का विज्ञान होता है। एक बार फिर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, हमारा चैनल एग्जाम वॉरियर्स बाय राम सर करके आप सर्च करेंगे, ठीक है, या फिर हम आपको अपने चैनल का हैंडल बता देते हैं, youtube.com एग्जाम वॉरियर्स 92 करके आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिलेगा। वहां पर आप जाकर जब देखेंगे तो साइंस के बहुत सारे चैप्टर्स आपको वहां से क्लियर हो जाएंगे। उसमें हमने केवल कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस किया है।
ठीक है। तो चलिएगा, तो इसका आंसर कौन सा, 6 का ये डी वाला हो जाएगा। अगला देखिए, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पर जल्दी से जाइए और उस वीडियो को आप देख लीजिए। वैसे तो हम लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसका हैंडल भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो देखिएगा, परमाणु जो नाभिक है उसकी खोज किसने की थी, तो याद रखेंगे रदरफोर्ड ने क्या किया था, परमाणु की खोज की थी। डाल्टन ने क्या किया था, परमाणु की खोज, डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी, रदरफोर्ड ने क्या किया था, नाभिक की खोज की थी। ठीक है, आइंस्टीन ने क्या दिया था, ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया था आइंस्टीन ने। ठीक है, और क्या एक दिया था, ताप ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया था। टॉमसन है, ये थॉमसन लिखा है, टॉमसन। ठीक, जो तो टॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, सब कुछ, हर एक चीज। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। देखिए नीचे कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, हवा में जो चांदी के बर्तन होते हैं उनका काला हो जाना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, पानी में चीनी का घुल जाना। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये वाला, ठीक, 8th नंबर, इसमें क्या कह रहा है, भौतिक परिवर्तन ढूंढना है। तो भैया भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जहां पर हम किसी चीज को रोक लें। ठीक, देखिए दही बन गया, दही से दूध बना लोगे, नहीं बना सकते। ठीक, मोमबत्ती जल रही है, ठीक, अब मोमबत्ती को, जो मोम जल गया उससे हम मोमबत्ती दोबारा बना लेंगे, नहीं बना लेंगे, वो तो कार्बन बन गया। ठीक है, चांदी में जो चांदी के बर्तन होते हैं वो काले हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है सिल्वर ऑक्साइड बना देता है वो। ठीक है, तो ये सब रासायनिक परिवर्तन है, ऊपर के तीनों ये रासायनिक परिवर्तन। नीचे पानी में चीनी का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन है। चीनी में पानी का घुलना, चीनी में नमक का घुलना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। या पानी का बाष्पित हो जाना, ठीक, ये भी भौतिक परिवर्तन है। ठीक, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित हो जाना। तो इससे कोई नई चीज तो नहीं बन रही है, बस उसी वो 7 चीजों में विभाजित हो रही। सब्जी को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना। ठीक, अब सब्जी पक के मुलायम हो गई, क्या उससे आप कच्ची सब्जी बना सकते हैं दोबारा, भाई आलू हमने पका लिया, ठीक, अब आलू पक के तैयार हो गया, क्या हम उससे कच्चा आलू बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो यही सही है, सब्जियों का पककर मुलायम हो जाना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अगर मिट्टी है, मिट्टी सूख के भंगुर हो गई, मतलब मजबूत हो गई, दोबारा से पानी में डाल दो फिर से हो जाएगी मुलायम। ठीक है, नमक का पानी में घुल जाना, ये भी क्या है, ये भी रासायनिक परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन है, सॉरी भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी वाला सही है। अगला देखिए, जल अपघटन में किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जल अपघटन में किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इस चीज को बताना है। जल अपघटन जब होता है तो ऊष्मा के रूप में क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यहाँ पर लिखा है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक घट जाता है या बढ़ जाता है। देखिएगा, अगर आप क्या करें, जल को गाढ़ा बना दें, हैं, तो जो गाढ़ी चीज होती है वो क्या होती है, जल्दी उबलने लगती है। क्वथनांक का मतलब होता है उबलती किस ताप पर है। ठीक है, तो जल्दी उबलने लगती है, तो क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, कोई गाढ़ी चीज होगी वो जल्दी मतलब उबलने लगेगी, खौलने लगेगी। ठीक है, और जैसे द्रव है, खाली जल रखोगे तो क्या है, वो देर में उबलेगा। समझ में आ रही बात। हाँ, तो क्या होता है, अशुद्धियां अगर मिला दें तो कोई भी द्रव हो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, आगे देखिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कपूर जो होता है, कपूर को ऐसे ही रख दो आप खुला तो वो क्या हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है। तो ऐसे ठोस जो सीधे वाष्प में बदलते हैं द्रव में आए बिना, तो वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, बाष्पीकरण कब कहलाएगा, बाष्पीकरण तब कहलाता है जैसे जल है, जल को हम उबालें तो उबालने से क्या हो जाएगा,
उबालने से वो वाष्प में बदल जाएगा, तो वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव से वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, पिघलना, जब ठोस है ठोस से द्रव में बदल रहा है तो पिघलना होगा। ठीक, हिमकरण तो आप समझते हैं, द्रव है, द्रव से क्या बन रहा है, ठोस में बदल रहा है तो हिमकरण कहलाएगा, जम रहा है। ठीक है, और ठोस से डायरेक्ट अगर कोई चीज वाष्प में बन रही है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर है, ठीक, अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, जिसको नवसादर बोलते हैं। ठीक, तो ये सब चीजें क्या है, आयोडीन है, ये ऊर्ध्वपातन करते हैं, ये ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। ऐसे सब चीजें ऊर्ध्वपातज कहलाती हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और ये गैलीलियो ने भी दिया है। ठीक है, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, पदार्थ के भौतिक गुणों एवं ऊर्जा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पदार्थ के भौतिक गुण भौतिक विज्ञान के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक बार हम फिर बताएंगे आपको कि आप हमारा जो वीडियो है उसको देख ले जाके, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर ले, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे देखिएगा, निम्न में कौन भौतिक राशि का उदाहरण है? इनमें से कौन सी जो राशि है वो भौतिक राशि है? तो लंबाई जो है वो एक भौतिक राशि है। ठीक, भौतिक राशियों के मापन के लिए कितनी पद्धतियां प्रचलित हैं? तो 4 पद्धतियां प्रचलित हैं, और इसका एक दिन हमने लाइव क्लास भी लिया था। ठीक है, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। भौतिक राशियों के मापन के लिए कितनी राशियां प्रचलित हैं? तो 4 प्रचलित है। कौन कौन सी? एक एसआई पद्धति है, एक एमकेएस पद्धति है, ठीक, दूसरी एफपीएस पद्धति है, और एक सीजीएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति। ये 4 पद्धतियां चलती हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है, कौन मूल मात्रक है? इनमें से कौन? किलोग्राम भी मूल मात्रक है, मीटर भी, और सेकेंड में, सभी मूल मात्रक हैं। ठीक, तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक हैं? तो मूल मात्रक 7 हैं एसआई पद्धति में। ठीक है, 7 मूल मात्रक हैं, 7 मूल राशियां हैं, और पूरक मात्रक पूछे जाए तो 2 हैं, और पूरक राशियां भी 2 हैं। ठीक है, हाँ, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक नहीं है, तो अधिवर्ष भी समय का मात्रक है, चंद्रमास भी समय का मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ये समय का मात्रक नहीं है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? इनमें से वेक्टर राशि का मतलब सदिश राशि कौन सी है? तो देखिएगा, बल एक सदिश राशि है, जिसका हम डिस्कस भी कर चुके हैं। बल के लिए स्पेशल एक वीडियो ही बना दिया है हमने, उन सबको देख लीजिएगा जाके। तो देखिए, चाल जो है एक अदिश राशि है, ताप अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, सदिश राशि कौन है? इनमें अदिश राशि कौन सी है, ये पहचानना है, अदिश राशि। तो देखिएगा, इनमें जो ऊर्जा है वो एक अदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, बल आघूर्ण सदिश राशि है। ठीक, तो इसमें ऊर्जा एक अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिएगा, 2 वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, जिनका मान अलग अलग है तो उनका परिणाम कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, उनका परिमाण शून्य नहीं हो सकता। भाई मान अलग अलग है, अगर वो विपरीत भी हो जाएंगे तब भी क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। और अलग अलग है, मान लेते एक 5 है एक 4 है, तो कितने हो जाएंगे, घट के हो जाएंगे, एक, तभी भी शून्य नहीं होगा। अगर वो क्या नाम समान होते तो शून्य हो सकते थे। ठीक है, तो इनका जो मान है वो शून्य नहीं हो सकता। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है, किसी सदिश राशि का परिमाण कभी नहीं हो सकता। कोई सदिश राशि है उसका परिमाण ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, शून्य भी हो जाएगा, धनात्मक भी हो जाएगा, इकाई का मतलब एक भी हो जाएगा, लेकिन शून्य नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए, 24, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है? तो इनमें सदिश राशि हमें छांटनी है। तो देखिएगा, सदिश राशि नहीं है। ठीक, तो यहाँ द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, बाकी सभी सदिश राशियां हैं, ये सब सदिश राशियां हैं, और अदिश राशि इसमें से बतानी है, वो द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, निम्न युग्मों में से
किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। इनके विमीय सूत्र समान नहीं है, मतलब इनके जो मात्रक है वो समान नहीं है। किसके किसके समान नहीं है? तो याद रखेंगे, देखो भार वही है, बल है, कार्य ऊर्जा का समान होता है, संवेग और आवेग का समान होता है, डिस्कस कर चुके हैं। बल और दाब अलग अलग होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। अगला देखिए 26 वाला क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? इनमें से सदिश राशि छांटनी है, ठीक। सदिश राशि नहीं है, सॉरी सदिश राशि नहीं है, अभी पीछे ही लगाया था ये द्रव्यमान, इसमें सदिश राशि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है सदिश राशि है, इसमें से सदिश राशि छांटनी है, तो दाब इसमें जो है वो सदिश राशि है, ठीक है। दाब एक सदिश राशि है। विद्युत धारा जो होती है वो सदिश राशि नहीं है, लेकिन दिशा होती है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है अदिश राशि इनमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? ऐसी कौन सी अदिश राशि में क्या नहीं होता है? बताओ भैया। परिमाण तो होता है लेकिन उनमें दिशा नहीं होती। क्या नहीं होती? दिशा नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 29 देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कोई वस्तु अधिकतम भारशील होती है, ठीक है। किसी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होगा? देखो जल में अगर कोई चीज डालते हैं तो उसका भार कम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ऐसे ही इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज है वो ऊपर के लिए बल लगा रही है। अब गैस है, गैस भी ऊपर के लिए बल लगाएगी। गैस तो वायु भी है, हाइड्रोजन भी है, ये भी ऊपर के लिए बल लगाएगी, इसमें भी कम हो जाएगा। अधिकतम कहाँ होगा? निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी भी वस्तु का अधिकतम भार होगा निर्वात में, हमेशा याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है 1 किलोग्राम राशि का वजन। भैया 1 किलोग्राम द्रव्यमान है, 1 किलोग्राम। राशि का मतलब होता है वजन, वजन का मतलब भार, भार बराबर W बराबर होता है mg, ठीक। m का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान में g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, तो द्रव्यमान 1 है और g का मतलब होता है 9.8। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना? 9.8 आ जाएगा, 9.8 न्यूटन, ठीक है। 9.8 न्यूटन हो जाएगा इसका ऑप्शन सही। अश्व शक्ति किसका मात्रक है? बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा बताया था, इसको जरूर देखें आप पीछे वाला, ठीक है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें दोस्तों को, ठीक है। चलिएगा, अश्व शक्ति किसका मात्रक है भैया? अश्व शक्ति, घोड़ा क्या लगाता है? ताकत लगाता है, ताकत का मतलब शक्ति लगाता है, ठीक है। अश्व शक्ति किसका मात्रक है? अश्व शक्ति शक्ति का मात्रक, सीधा इसमें शक्ति लगाए, हॉर्स पावर बोल दे। एचपी किसका मात्रक है? तब भी शक्ति का मात्रक है। पता है 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? ठीक है, अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। याद रखेंगे 746 वाट, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है महान वैज्ञानिक आर्कमिडीज कहाँ से? ग्रीस से संबंधित थे, एक ग्रीक के थे। क्या दिया था इन्होंने? उत्प्लावन का नियम दिया था। और एक चीज बता दें, आर्कमिडीज जो है वो मैथ के जनक भी हैं, गणित के जनक हैं, पता है, मैथ के जनक हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटिंग किसने दिया था? लॉ ऑफ फ्लोटिंग अभी बात कर रहे थे, आर्कमिडीज ने दिया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था, ठीक है। और रॉबर्ट्स ब्रदर थे, इन्होंने हवाई जहाज का निर्माण किया था। समझ में आ रही बात? तो आर्कमिडीज ने फ्लोटिंग का नियम दिया था, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है नंबर 34, ठीक। क्या कह रहा है? निम्न में रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, पानी का उस वाष्प में रूपांतरण ये भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 35 देखेंगे, पानी का बाष्पोत्सर्जन, पानी का बाष्प उत्सर्जन क्या है? कैसा? ऊष्मा मोचीय परिवर्तन है, ऊष्मा शोधी, यानी ऊष्मा शोधी ऊष्मा लेता है। पानी को बाष्प में बदलना है तो क्या करोगे? ऊष्मा दोगे उसको, तभी तो वो बदलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 36 में कह रहा है पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़ कर रखती है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर वायुमंडल है, ठीक है। और देखो जहां पर गुरुत्वाकर्षण कम है तो वहां पर वायुमंडल भी बहुत कम होता है, और कुछ ऐसे ग्रह हैं जहां पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां का गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, ठीक। तो याद रखेंगे गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल पाया जाता है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा विकल्प विज्ञान की 3 शाखाओं को इंगित करता है? भौतिकी, जीव विज्ञान और ऊर्जा विज्ञान, ठीक। अगला देखिए, फिर रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पर्यावरणीय विज्ञान, ठीक। अगला देखिए, आगे 2 ऑप्शन और दिए होंगे,
भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। भैया विज्ञान की 3 शाखाएं कौन कौन सी? भौतिकी, रसायन और जीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, और फिर भौतिकी में बहुत सारी शाखाएं होती हैं, रसायन में अलग शाखाएं होती हैं, जीव विज्ञान में अलग शाखाएं होती हैं। तो साइंस की 3 शाखाएं हैं, साइंस की 3 शाखाएं। ठीक है, कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है नीचे दिए गए विज्ञान की शाखाओं एवं उनके जनक के युग्मों में निम्न में कौन सा गलत है? गलत कथन छाड़ना है। भाई भौतिकी के जनक न्यूटन, बिल्कुल सही। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, बिल्कुल सही। रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवाइसिए, बिल्कुल सही। और इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सभी सही हैं। ठीक है, अगला देखिए 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है निम्न में से किसे आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो याद रखेंगे गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का जनक यानी पिता कहा जाता है। विज्ञान का जनक न्यूटन को कहा जाता है। ठीक है, कॉपरनिकस ने क्या किया था? कॉपरनिकस ने हमारे सौरमंडल की खोज की थी, कॉपरनिकस ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 40। क्वेश्चन नंबर 40 में विज्ञान की शाखा जिसमें रंगों के पृथक्करण का अध्ययन किया जाता है, मतलब रंगों को अलग किया जाता है, वो कौन सा विज्ञान है? तो याद रखेंगे क्रोमैटोलॉजी होता है। क्रोमैटोलॉजी के अंतर्गत रंगों का जो पृथक्करण है अलग अलग किए जाते हैं, वो क्रोमैटोलॉजी के अंतर्गत किए जाते हैं। जैसे पूछता है कि नीली स्याही में लाल स्याही बन गई, ठीक, तो इसको कैसे अलग करेंगे? तो क्रोमैटोलॉजी, हिंदी में इसको कहते हैं वर्ण लेखन। याद रखिएगा, वर्ण लेखन से, ठीक, लेखन से अलग करते हैं। ठीक, यूफेनिक्स, यूजेनिक्स है, यहाँ पर जेनेटिक्स का अध्ययन किया जाता है। हीमेटोलॉजी, रुधिर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हीमेटोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन 20 इसका सही है। यूजेनिक्स है ये, यूफेनिक्स नहीं। यूजेनिक्स किसका अध्ययन है? ठीक, जो जेनिक्स है वो जीव विज्ञान की एक शाखा है। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज की थी डॉक्टर हरिगोविंद खुराना ने। ये भारत के एक साइंटिस्ट थे और इनको क्या मिला था? इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक, बात करें एडवर्ड जेनर की, तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, वैक्सीनेशन के जनक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है वह वैज्ञानिक जो रमन प्रभाव की खोज करते समय रमन के साथ था, सीवी रमन का साथी था। तो डॉक्टर के एस कृष्णन कौन थे? सीवी रमन के साथ रहे थे, जिन्होंने कि रमन प्रभाव की खोज की थी। और इसके लिए इनको 1930 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी दिया गया था। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो साइंसिया नामक शब्द से हुई थी विज्ञान शब्द की उत्पत्ति। ठीक, तो दोस्तों ये थे हमारे 40+ भौतिकी के यानी फिजिक्स के क्वेश्चंस। तो आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में जितने भी वीडियोस दिए हैं सबको देख लें, क्योंकि वो सभी आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।